Hello students, this is Avadhya sir, your English teacher. Today I will explain you Unit 2nd, The Lost Spring from your book Flamingo. The Lost Spring is a story taken from book Stories of Stolen Childhood, written by Anees Jung. Anees Jung is an Indian author, journalist for the newspapers in India and also for abroad. First of all, let's take meaning of our chapter, The Lost Spring. As we all know, spring is a beautiful season of nature where we see lots of greenery around us and we feel happy to watch it. So we can say spring is season of happiness, joy and hope. Childhood is also a stage of a man which gives happiness, joy and hope. In this chapter, spring is associated with childhood. The Lost Spring talks about the national shame of children being forced to live a life of poverty and exploitation. देखिए, इस चैप्टर में जो मेन थीम है वो ये है कि किस तरह से हमारे देश में या अन्य और भी देशों में बचपन जो एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो छीन लिया जाता है और यहाँ पे उसी बचपन को एक बहुत ही खूबसूरत मौसम स्प्रिंग से एसोसिएट किया गया है, कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से स्प्रिंग का मौसम, उसका नेचर देख के हमें खुशी मिलती है, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ वो मौसम आता है, वैसे ही इंसान का जो बचपन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से गरीबी और शोषण एक कारण बन जाता है जिससे वो बच्चा अपने उस अमूल्य टाइम को, अमूल्य समय को खो देता है। द स्टोरी डील्स विद द कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु गेट फोर्स्ड इनटू लेबर वर्क एंड मिस देयर चाइल्डहुड। किस तरह से वो मजबूर हो जाते हैं अपने आप का शोषण करवाने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं बाल मजदूरी करने के लिए। बचपन से ही वो गरीबी को हटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें होटल्स में, टी स्टॉल्स में या फिर और भी जो वर्क्स हैं वहाँ पे काम करने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी जो एक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो क्यों इस वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वी हैव टू प्रोटोगोनिस्ट इन दिस स्टोरी। हमारे पास इस स्टोरी में दो प्रोटोगोनिस्ट हैं। प्रोटोगोनिस्ट मतलब दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हीरोज हैं, एज वी कैन से इट। प्रोटोगोनिस्ट हैं जिसमें फर्स्ट प्रोटोगोनिस्ट है हमारा साहिब ए आलम, हु इज अ रैक पिकर। रैक पिकर मतलब होता है कूड़े करकट उठाने वाले जो बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में सुबह सुबह कुछ बच्चे ऐसे बोरी लेके निकलते हैं और कचरा बीनते हैं। कचरा बीनने वाला एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है साहिब ए आलम, सब लोग उसे साहिब बोलते हैं। एंड सेकेंड मुकेश, और सेकेंड जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है मुकेश, सन ऑफ अ बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का है जिसका नाम है मुकेश। द स्टोरी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में स्टोरी है साहिब आलम की और सेकंड पार्ट में स्टोरी है मुकेश की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो स्टोरी साहिब आलम की है उसे ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, अच्छी चीज इसमें अनीस जंग ने हमें बताई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विद द फेमस लाइन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही फेमस लाइन है इस चैप्टर की और उसी का हेडिंग भी दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, कि कभी कभी मुझे उस गार्बेज से 1 रुपए मिल जाया करता है। साहिब सेड टू द नरेटर। देखिए यहाँ पे जो नरेटर है वो अनीस जंग ही है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने इस बुक में, इस स्टोरी में शेयर किया है। वो कहती हैं कि मेरे पड़ोस में सुबह के टाइम कचरा बीनने वाले कुछ छोटे छोटे बच्चे आया करते थे।
तो उसमें से एक था साहिब ए आलम, और उसने मुझसे कहा कि मुझे कभी कभी 1 रुपए का सिक्का इन कचरों में मिल जाता है। साहिब सेड, साहिब ने कहा, टू द नरेटर, नरेटर मतलब अनिल जैन से। देन आई आस्क्ड, अब यहाँ पे नरेटर स्टोरी यहाँ पे आपको बता रही है। देन आई आस्क्ड हिम, तब मैंने साहिब से पूछा, उससे पूछा, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? ही सेज, वो कहता है, वी लेफ्ट अवर होम लॉन्ग एगो ऑफ ढाका, कि हम बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ चुके हैं, जो कहाँ पे था, ढाका में। देखिए ये बेसिकली जो साहिब है 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, डिवाइडेशन का टाइम था वो, तो बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी लोग भारत में आ चुके थे, तो उसी फैमिली को ही बिलोंग करता है। उन्हीं शरणार्थियों में से एक फैमिली जो बांग्लादेश से आई थी, उसी फैमिली का ये बालक है। देयर वर मैनी स्टोरीज, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम। वो कहता है कि वहाँ पे ऐसा तूफान आया कि हमारा घर, हमारे खेत, हमारी सभी हरियाली हमसे छिन गई, और इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा सर्वाइवर के लिए। माई मदर टेल मी वी आर हेयर फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती है कि हम यहाँ पे हैं गोल्ड के लिए, इस बड़े शहर में हम क्या पाना चाहते हैं, यहाँ पे गोल्ड पाना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पे गोल्ड का मतलब किसी मेटल से नहीं है कि सोने का धातु से मिल जाए, यहाँ पे गोल्ड का मतलब सर्वाइवल से है। अब सर्वाइवल का मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कि उनका पेट भरे, खाने की चीजें उन्हें मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिले उससे कोई फर्क नहीं है, बस उन्हें सर्वाइवल के लिए खाना मिल जाए, वही उनके लिए गोल्ड के समान है। वेयर वी लिव नाउ, जहां हम रहते हैं वही हमारी क्या है, एक बड़ा सा शहर है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रैक पिकर हूँ, मतलब मैं कचरे बीनता हूँ। सो आई डू दिस, इसलिए मैं ये करता हूँ। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, मतलब उसकी इच्छा तो नहीं है, एक निराशा भरे आंखों से, निराशा भरे अंदाज से वो बड़बड़ा के कहता है कि मेरे पास तो कुछ काम है नहीं, क्या करूंगा, मुझे तो यही करना पड़ेगा। देन आई आस्क्ड, उसके बाद मैंने उससे पूछा, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? ही साउंडली रिप्लाइड, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड प्लेस, मेरे आसपास में कहीं पे भी स्कूल नहीं है, तो मैं स्कूल नहीं जाता। व्हेन दे बिल्ड वन, और जब वो बनाएंगे, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा। नरेटर सेज, नरेटर कहती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूंगी, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क्ड एज अ हाफ जोक, मैंने ऐसी एक जोक, एक मजाक के रूप में उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज विथ अ ग्रेट स्माइल, एक बहुत बढ़िया खुशी के साथ, एक चेहरे में मुस्कान के साथ, बहुत प्यारे अंदाज में वो बहुत खुश होके हाँ कहता है। A few days later, कुछ दिनों के बाद, I see him running up to me, मैं देखती हूँ कि वो दौड़ के मेरे पास आता है। Is your school ready? और मुझसे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? I feel ashamed, मुझे उस समय बहुत शर्मिंदगी फील हुई, of my half joke, क्योंकि मैंने उससे उस दिन मजाक किया था। And told him that it takes long time to build a school, और मैंने उसे क्या कह के टाल दिया कि स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, अभी स्कूल नहीं बना। He came to my neighbor every day, वो मेरे पड़ोस में या मेरे मोहल्ले में या मेरे एरिया में हर दिन आता था। After months of knowing him, लगभग 1 महीने हो चुके थे मुझे उसे जाने हुए। I asked him his name, तब मैंने उससे उसका नाम पूछा। He told, my name is साहिब ए आलम, उसने मुझे अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। He does not know what it means, वो नहीं जानता था कि साहिब ए आलम का मतलब क्या है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स का राजा, लॉर्ड। वो इस वर्ड की मीनिंग नहीं जानता था। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो बस अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी रैक पिकर्स के साथ बस सड़कों गलियों गलियों में घूमता था और कचरे बीना करता था। इट वॉज एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, ये एक आर्मी थी
बेयर फुट बॉयज की, ऐसे बॉयज जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, जूते नहीं थे, बेयर फुट नंगे पैर ही वो पूरा शहर नाप लिया करते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द नून, जो हर सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आया करते थे और दोपहर तक गायब हो जाया करते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीने से ज्यादा के बाद मैं हर एक को पहचानने लगी थी। वन डे आई आस्क्ड, एक दिन मैंने उनसे पूछा, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा, एंड ही रिप्लाइड, और उसने मुझे रिप्लाई दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ मुझे सेल्फ से निकाल के देती नहीं है, बस ऊपर रखी रहती हैं, इसलिए मैं पैदल ही घूमता हूँ। ही आंसर सिंपली, उसने बहुत आसान सा आंसर दिया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड्स अनदर, दूसरा लड़का उसी में जोड़ के बोलता है कि अगर मुझे मिल भी जाए ना तो मैं तो उसे अलग कर दूंगा, मुझे तो पैदल घूमना, नंगे पैर घूमना ही पसंद है। थर्ड बॉय सेज, तीसरा लड़का कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उसकी आकांक्षा है कि मुझे जूते पहनना है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी भी जूते नहीं देखा भी नहीं है और पहना भी नहीं है, बहुत क्लोजली भी नहीं देखा उसने, दूसरों के पैरों में देखा है, और उसी से उसे इच्छा है कि मैं भी काश जूते पहन सकता। नरेटर सेज दैट ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। वो कहती हैं नरेटर हमारी कि पूरे देश में ट्रेवलिंग करने के बाद अक्सर हम ये देखा करते हैं कि बच्चे नंगे पैर ही चलते हैं। इट इज नॉट लुक्स ऑफ मनी, इट इज नॉट लेक ऑफ मनी, ये इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये की परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, कि क्या रहे, नंगे पैर रहे। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक गरीब से पूछा मैंने, तब उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये हमारी परंपरा है कि हम क्या करते हैं, पैदल ही चला करते हैं बिना चप्पलों के। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, नरेटर के लिए, दिस ओनली एन एक्सक्यूज, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक कारण है, टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सिर्फ एक कारण है उस गरीबी को, उस ऐसी गरीबी को जो परपेचुअल है, इन्फिनिटिव है, अनंत है, उसका अंत नहीं है, उस स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपाने का सिर्फ एक कारण है कि लोग ये कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है नंगे पैर चलना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इंसान इतना गरीब होता है कभी कभी कि वो अपनी जरूरतों की चीजें भी नहीं ले पाता, और वही साहिब आलम और उनके दोस्तों का हाल था। माई अटैचमेंट विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। मेरा इतना अटैचमेंट हो चुका था उन रैक पिकर्स बॉयज के साथ कि मैं उनके प्लेस सीमापुरी, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा हुआ एक प्लेस है, वहां मुझे जाना पड़ा। मैं इतना अटैच हो चुकी थी उन लोगों से। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। देखिए, स्क्वेटर्स समझेंगे क्या होता है। स्क्वेटर्स मतलब होता है अवैध निवासी। अब ये अवैध निवासी क्यों थे? क्योंकि लगभग उस एरिया में, उस सीमापुरी इलाके में वही लोग रह रहे थे जो 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, तो फिर वहाँ से जो शरणार्थी भारत में आए थे वो सभी उसी एरिया में जाके बस गए थे। उस एरिया का नाम क्या है? सीमापुरी, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में, पेरिफेरी मतलब होता है आउटसाइड, थोड़ा सा जो एक बाहरी इलाका होता है शहर से, वहां पर। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। जो लोग यहाँ रहते थे वो सभी स्क्वेटर्स थे। स्क्वेटर्स मतलब मैंने बताया आपको अवैध निवासी, जिनका वैध नहीं है, बस उन्होंने अपना खुद घर बना लिया है कच्चा सा और वहां पे रहने लगे, जैसे झोपड़ियां, झुग्गी झोपड़ी वाले जो रहते हैं ना, उसी टाइप का। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, एज आई टोल्ड यू, जो कहां से आए हैं? बांग्लादेश से। बैक इन 1971, 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उसी में से एक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड त्रिपाल। उनके जो घर हैं वो मिट्टी के हैं और छत में या तो टीन लगी है या त्रिपाल लगे हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और
उन सभी के एरियो में ना सेवेज है, ना ड्रेनेज है और ना ही रनिंग वाटर की कोई सुविधा है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और वहां पे लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले। दे हैव लिव्ड देम फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी। 30 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है उनको रहते हुए और उनके पास उनकी आइडेंटिटी भी नहीं है। बट दे हैव राशन कार्ड्स एंड बिकॉज ऑफ इट दे हैव नेम इन वोटर लिस्ट एंड ऑल्सो एबल टू गेट ग्रेन। बस उनके पास एक ही है आइडेंटिटी के रूप में और वह है उनका राशन कार्ड, जिससे वो वोट भी दे पाते हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम है उनका, और उन्हें खाने के लिए अनाज मिल जाता है। फॉर देम फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए फूड ही सब कुछ है उनके लिए। फॉर देम सर्वाइवल इज सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। सीमापुरी के लोगों के लिए सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग करना, कि अगर हमें अपना सर्वाइवल करना है, अपने आप को खाना पीना देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैक पिकिंग का वर्क करना पड़ेगा, मतलब कचरे कूड़े बीनना पड़ेगा। गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम। गार्बेज उनके लिए सोने के समान है। इट इज देयर डेलीज रोटी, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। वो उनके लिए दिन की रोटी है, उनकी घरों का छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे कहीं अधिक है। जो एल्डर्स हैं उस एरिया में, जो एल्डर्स हैं, रैक पिकिंग वर्क उनके लिए क्या है, अ वे ऑफ सर्वाइविंग। एक प्रकार का एक रास्ता है जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। बस भैया 2 टाइम खाने को मिल जाए, कुछ कपड़े मिल जाए, बस हमारी लाइफ इतनी ही है। लेकिन बच्चों के लिए ये इससे भी अधिक है। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आगे देखेंगे। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। साहिब कहता है कि मुझे तो इस कचरे से कभी 1 रुपए का सिक्का और कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक रही, मतलब वो बहुत खुश था ये बोल के कि मुझे कभी कभी 1 रुपए और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिलता है इस कचरे से। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू कांट स्टॉप हिमसेल्फ। जब कभी भी आपको सिल्वर कॉइन मिल जाए उस कचरे के ढेर से, अब यहाँ पे सिल्वर कॉइन का मतलब ये नहीं कि चांदी का सिक्का मिल रहा है, मतलब एक ऐसी चीज है जैसे नोट मिल गया उसे, तो फिर आप रोक नहीं सकते आपको कि अब मुझे और चाहिए। मतलब आपकी जो एक ग्रीडीनेस है, एक लालच है, वो और बढ़ जाता है, कि एक उम्मीद बढ़ जाती है कि अब मुझे और मिलना चाहिए। सो देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर एंड मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इससे ये समझ में आता है कि बच्चों के लिए वो गार्बेज एक अलग अर्थ रखता था और उनके पेरेंट्स के लिए एक अलग अर्थ रखता था। पेरेंट्स के लिए क्या अर्थ रखता था, अ वे ऑफ लिविंग, अ वे ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बच्चों के लिए तो वो एक चमत्कार था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए वो चमत्कार हुआ करता था। वो खुश हो जाया करते थे कि आज हमें 1 का सिक्का मिला, आज हमें 10 का नोट मिला, और वो और खुश होके, बहुत उत्सुक होके और एनर्जी के साथ उस वर्क को किया करते थे। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन मैंने, मतलब नरेटर ने, साहिब को देखा कि वो एक क्लब के बाहर फेंस में, मतलब एक बाउंड्री में खड़ा हुआ है और कुछ देख रहा है। ही वॉज वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। वो देखता है कि 2 यंग मैन हैं जो व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, ही हम्स। वो गुनगुनाते हुए, अपने मन में बोलते हुए कहता है, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो उस बाउंड्री के, उस फेंस के पीछे खड़े होके उसको बहुत उत्सुक होकर उस गेम को देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड। वो कहता है कि जब कोई नहीं होगा ना तो मैं अंदर जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। अब साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे। डेट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। लेकिन वो जो टेनिस के शूज थे वो उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स से मैच नहीं कर रहे थे। पैंट अलग कलर का और शर्ट किसी और कलर की। बेसिकली समवन गिव देम टू मी।
वो कहता है कि मुझे किसी ने ये दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करता है कि ये शूज जो है मेरे नहीं है, किसी ने मुझे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो कहता है कि किसी अमीर लड़के के ये के द्वारा फेंके गए शूज हैं, जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, वो कहता है कि शायद उसने ये इससे पहनना मना कर दिया होगा क्योंकि इसमें एक होल है, एक छेद है। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, एक इंसान जो पैदल चलता हो, जिसके पास चप्पलें ना हो, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, भले ही उस जूते में होल था लेकिन उसके लिए तो अपना सपना पूरा हो गया था उसका कि मेरे पास अब क्या है, टेनिस के शूज हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो समझ गया कि ये गेम जो मैं बहुत उत्सुक होकर देख रहा हूं ये मेरे लिए आउट ऑफ रीच है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, लेखिका हमारे जो नरेटर है वो देखते हैं कि साहिब कहाँ जाता है, मिल्क बूथ मतलब जहां पे दूध मिलता है, डेयरी वगैरह। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, वो देखती है नरेटर कि उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। कैनिस्टर मतलब केटली, जैसे चाय की केटली होती है वैसा। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि अब मैं एक चाय की जो ठेला है वहां पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी पे एक ठेला लगा हुआ था, वहां पॉइंट करते हुए बताता है कि मैं वहां पे अब काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो कहता है कि मुझे ये चाय के काम करने में 800 रुपये महीना मिलता है और मुझे दोनों टाइम का खाना भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, वो नरेटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने उसका चेहरा देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने अपना जो केयर फ्री लुक था, जो रैक पिकर वर्क में उसका चेहरा देखा था कि वो बिल्कुल किसी चीज की केयर नहीं, बिल्कुल आजादी से घूमने वाले जो बच्चों का चेहरा हुआ करता था वो बिल्कुल वैसा नहीं था, वो एक केयर फ्री लुक था, उसने अपना वो चेहरा खो दिया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, वो कहता है कि वो प्लास्टिक का बैग जो मैं अपने कांधों में कैरी करके चला करता था उससे भी भारी ये कैनिस्टर का, स्टील कैनिस्टर का वजन है, क्योंकि उस समय मैं खुद अपना राजा हुआ करता था, अपनी मर्जी का मालिक हुआ करता था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये जो कैनिस्टर है ये किसको बिलोंग करता है, उस ऑनर को जो उस टी शॉप का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, लेकिन अब साहेब अपना मास्टर नहीं रहा, अपना मन का मालिक नहीं रहा, अब वो किसी और के अधीन हो चुका है और वापस वो चला जाता है अपने उसी काम को करने के लिए। तो राइटर ये सब देखती है, उसे बहुत दुख होता है कि किस तरह से साहिब ने अपना बचपन पूरी तरह से खो दिया। एक रैप पिकर का वर्क करता था और अब बिना स्कूल जाए, बिना अपने बचपन को जिए वो क्या कर रहा है, एक चाय की दुकान में काम कर रहा है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, वो गरीब है, उसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए काम करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, साहिब ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में और दूसरे देशों में भी जो मजबूर हैं काम करने के लिए। हालांकि हमारी सरकार ने इसके खिलाफ बहुत से रूल्स बना दिए हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं और अपने शॉप्स में, अपने दुकानों में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया करते हैं। आप भी खुद एक बच्चे हैं, आपने खुद देखा है स्टूडेंट लाइफ, चाइल्डहुड कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। इसमें आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो बचपन से ही काम कर रहे हैं अपना पूरा बचपन खो चुके हैं। ना ही उन्होंने कभी कुछ गेम खेला, ना ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, बस जब से होश संभाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं।
तो ये हम सब लोगों के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। ओके, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने अपने फर्स्ट प्रोटोगोनिस्ट साहिब आलम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो उसके नाम की मीनिंग है, इसकी स्टोरी देखी। अब सेकेंड पार्ट रहेगा जिसमें हम देखेंगे मुकेश की स्टोरी, जो एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है।